आज हम जंतु एवं जगत के अंतर्गत ऐसे जीवों को पढ़ेंगे जो हमारे स्थलीय एवं जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें अपनी विशेषता और गुणधर्म एवं संरचना के आधार पर उनमें भिन्नता देखने को मिलती है एवं उनके आंतरिक संरचना में भी बनावट में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें आपने देखा होगा एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं, उनकी अपनी एक कौन-सा मेटाबॉलिज्म होता है, उनकी एक कोशिकी के अंतर्गत कौन-सी संरचना घटित होती है। साथ ही साथ दूसरे में बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर अलग-अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो उनमें एक अलग ही गुणवत्ता पाई जाती है, उनकी विशेषता अलग होती है, उसमें कई रूप में देखने को मिलता है, उसी में मेरुरज्जु युक्त भी होते हैं, मेरुरज्जु विहीन भी होते हैं। तो इन संरचना एवं उनकी बनावट के आधार पर जो जीव-जंतु हैं, वो जलीय एवं स्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो उसका एक अपना एक पूरा पारितंत्र रहा है, जो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो उसमें शुरू से ही सूक्ष्म जीव से डेवलप जैसे-जैसे उनकी कोशिकाओं में डेवलप होता गया, तैसे-तैसे उन्होंने अपने को विकास किया। तो बात यही आती है कि इन इन जीव के विकास के क्रम में उनकी एक अवधारणा रही है, उनका विकास का एक निरंतर क्रम रहा है, जिससे वह जीव अपने को पनपता रहा, विकास करता रहा और निरंतर अपनी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए वो निरंतर एक-दूसरे पर डिपेंडेंसी बनाए रखे। इसमें उनको अनुकूलता के आधार पर भी उनको अपने को सर्वाइव करना पड़ा। तो ऐसे जीव-जंतुओं की विशेषता, उनकी गुणधर्म एवं उनकी आंतरिक संरचना एवं बाहरी संरचना के बनावट के आधार पर उनको कई कैटेगराइज़ में किया जाता है, तो आज हम वही पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, जो जीव-जंतु होते हैं, वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकी और बहुकोशिकी का अर्थ यहाँ ये हुआ कि एक कोशिकी जीव ऐसे जीव होते हैं, जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिनकी संरचना एवं बनावट आप देखते हैं, वो एक ही कोशिका से होती है। उनके अंतर्गत जो भी घटित होती है, जो भी संरचना में घटित होती है, वो एक ही कोशिका में घटित होती है, एक ही कोशिका के अंतर्गत घटित होती है। यानी कि उनका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, वो एक ही कोशिका से बना होता है। उसमें पूर्ण रूप से अगर जो भी चेंजमेंट होगा, वो पूरा एक ही प्रकार का होगा। जो भी उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा वो एक ही प्रकार का होगा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो एक कोशिकीय है, उनकी जो अपने में डेवलप हैं, वो अपने में जो विकास करते हैं, वो एक ही कोशिका को निरंतर गतिशील करने या उसमें प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तन करने में ही अपने को विकास करने का प्रयास करते हैं। और ये कोशिकीय जीव काफ़ी सूक्ष्म जीव ही होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इसी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि जो प्लाज्मोडियम है और भी अमीबा है। ये जो जीव होते हैं, ये एक वो परजीवी जीव हैं और ये जीव स्वयं भोजन ना बनाकर दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और इसमें देखा जाए तो काफ़ी सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें एक पूरा इनका एक ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं प्रोटिस्टा वर्ग। तो एक प्रकार के अगर इनको हम देखने का प्रयास करें, तो ये प्रोटिस्टा वर्ग के जीव होते हैं, जिसको हम प्रोटिस्टा वर्ग बोलते हैं और प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत हम इनको रखते हैं प्रोटोज़ोआ। तो प्रोटोज़ोआ जो हैं, तो आपने शब्द सुना होगा प्रो नाम का अर्थ यहाँ ये हुआ कि शुरुआती जीव। इतने शुरुआती मैंने कहा प्रारंभ के जीव जो होते हैं, प्रारंभिक जो जीव होते हैं, जो शुरुआत में होते हैं, जैसे कि कोई भी आदि जीव होते हैं, जैसे प्रो का मतलब आदि यानी कि स्टार्टिंग में, जैसे आदि देवी, आदि शक्ति बोलते हैं जैसे जैसे आदि तारा यानी कि शुरुआती। इसी प्रकार से जो प्रो है यानी कि आदि हैं, यानी कि ये स्टार्टिंग के मतलब प्रारंभ के ऐसे जीव होते हैं जो एक पूंछ के मिलकर बने होते हैं। जो देखा जाए तो ये अपने को एक जगह स्थानीय रूप से मतलब स्थायी रूप से एक जगह निवास करके अपने को भोजन को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं और इनको हम बोलते हैं ये परजीवी जीव होते हैं। जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा जो यूग्लिना है। यूग्लिना एक प्रकार का इतना सूक्ष्मतम जीव होता है जो देखा जाए तो ये देखे जाएँ तो जलीय जीव होते हैं और पूर्ण रूप से जल में ही पाए जाते हैं और ये अपने वो परजीवी होते हैं जो सूक्ष्म जो आपने देखे हों कि वह देखे हों आपने जो वहाँ पे शैवाल होती है उसमें सूक्ष्म जीव के रूप में ये विद्यमान होते हैं। मछलियाँ होती हैं उनमें ऊपर जो उनका सतह होती है वहाँ चिपके रहते हैं। तो ये इस प्रकार के एक प्रकार के जीव होते हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें और भी जीव आप देख सकते हो जैसे कि
पैरामीशियम है, पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम भी इसी प्रकार का जीव है। इसी के अंतर्गत प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम आपने नाम सुना होगा, जो मादा एनाफिलीज के मच्छर है उनमें एक केमिकल के रूप में रहता है। जो मादा एनाफिलीज एनाफिलीज जो मच्छर है, उसके मुंह में ये केमिकल के रूप में प्लाज्मोडियम रहता है। और इसी के कांटे से क्या होता है, मलेरिया होता है। एक्चुअली में यदि ये मच्छर के मुंह में नहीं पाया जाता तो मच्छर नहीं काटता, ना ही कोई मलेरिया फैलता। मलेरिया फैलने का यही रीजन है कि इसके मुंह में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जिसकी वजह से मच्छर क्या है, काटते हैं। ठीक है, वो संपर्क में आते हैं, मनुष्य के संपर्क में आते हैं, सूंघते हैं तो वो काटते हैं। तो यही कारण है कि उसमें प्लाज्मोडियम जो एक केमिकल पाया जाता है। इसमें इसकी निर्भरता एवं उसकी मतलब विद्वानता के अकॉर्डिंग ही जो मच्छर होते हैं वो जीव जंतुओं को काटते हैं और अपने को मतलब पूर्ण रूप से सर्वाइव करने का प्रयास करते हैं। तो आप समझ सकते हो, इसी के अंतर्गत आप प्रोटोजोआ में ले लो अमीबा। अमीबा देखना, आप अमीबा देखो। ये अमीबा जो होता है आपने देखा हो कि ये रंगहीन होता है और निरंतर इसमें बदलाव होता रहता है, निरंतर बदलाव होता रहता है। ओके, तो अमीबा आपने देखा हो, रंगहीन एक प्रकार का एक जीव होता है। और ये जीव जो होते हैं ये मूव नहीं कर पाते हैं, मतलब एक स्थायी रूप से एक जगह रह कर के इन्हें भोजन की जरूरत पड़ती है और ये भोजन करने के लिए एक दूसरे जीवों या किसी वनस्पतियों पे डिपेंड रहते हैं और अपने को सर्वाइव करने का प्रयास करते हैं। इसी के अंतर्गत आप देख सकते हो कि जो ये जीव होते हैं जिसमें निरंतर क्या होती रहती है, जैविक क्रिया होती रहती है। क्योंकि जैविक क्रिया के माध्यम से ये एक जीव क्या करते हैं, एक ही कोशिका के बने होते हैं। इसमें एक ही कोशिका के अंदर ही इसमें क्या होती रहती है, संरचना में घटन होता रहता है, या बोल सकते हैं संरचना में इनके परिवर्तन होता रहता है। तो ये एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि ये कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। जिसमें अमीबा देख लो, अमीबा, और इसमें देखा जाए तो इससे दस्त हो जाता है। ठीक है, इनसे रोग भी फैलता है जिसको हम हिस्टोलिका बोलते हैं। ठीक है, ये आंतों में एक रोग हो जाता है। तो जो अमीबा है इसके रीजन से आपने देखा हो जो रोग फैलता है हिस्टोलिका। जो हिस्टोलिका एक रोग होता है जो आंतों में हो जाता है, तो ये अमीबा से ही होता है। तो और प्लाज्मोडियम से भी मलेरिया रोग होता है। तो ये कुछ ऐसे एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनसे प्रभावित होकर व्यक्ति क्या हो संक्रामक हो जाता है और अपने को उसके प्रति सर्वाइव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मनुष्य इसके मतलब प्रभावित होकर काफी इफेक्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव की। तो बहुकोशिकीय जीव एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो बहुत कोशिकाओं से मिलते हैं, अलग अलग बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जिसमें आपने देखा होगा कि कोई भी जीव होता है जिसमें आप देखे हो कि स्तनधारी हैं, स्तनपायी हैं। इन जीव देखे हो आपने, काफी संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। इसी में दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी इसमें आती है मेरू रज्जु विहीन, और दूसरी कैटेगरी इसी के आती है मेरू रज्जु युक्त। यानी कि मेरू रज्जु से मतलब बने, जो मेरू रज्जु आप समझते हो, जो पीछे की जो रीढ़ होती है, ऊपर सर से जो मेरा प्रमस्तक होता है, ठीक है, उससे एक रीढ़ होती है पीछे से, तो उसको हम बोलते हैं रीढ़ नुमा एक पूरी संरचना होती है, उसे हम मेरू रज्जु बोलते हैं। तो ये मेरू रज्जु युक्त जीव होते हैं। इसमें आपने देखे हो कि स्तनधारी हैं, स्तनपायी हैं, सरीसृप हैं और पक्षी हैं। ये कुछ जो जीव आते हैं ये मेरू रज्जु युक्त में आते हैं, क्योंकि इनकी मेरू रज्जु पाया जाता है। और जबकि मेरू रज्जु विहीन के अंतर्गत ऐसे जीव जंतु आते हैं जो का कोशिकाओं में विकास होता है, जिनमें कोशिकाओं के निरंतर विकास होता है, लेकिन वो किसी का धड़ होता है, किसी का धड़ नहीं होता है, किसी का सर होता है, ठीक है, किसी का सर नहीं होता है। तो ऐसे मेरुरज्जु विहीन होते हैं, क्योंकि उसमें देखा जाए तो वो ज्यादा अपने को सर्वाइव करने के लिए ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकते हैं। ओके, ये राइट। तो आप समझ सकते हो कि मेरुरज्जु विहीन और मेरुरज्जु युक्त के जो जीव जंतु उसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो हम जैसा कि पढ़ रहे हैं मेरुरज्जु के अंतर्गत हम अभी पढ़ेंगे मेरुरज्जु विहीन है। उसमें आपने देखा हो 8 कैटेगरी में जीव जंतु वर्गीकरण किए गए हैं, उन्हीं को हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि इसी में आपको मैंने एक बोला था कि
प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, ठीक है, उसी के अंतर्गत है। मैंने जैसे कि कोशिका के अकॉर्डिंग कोशिका 2 प्रकार की होती है, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव आते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो आर्किड ग्रुप के जीव आते हैं, और इसी में देखे जाए ये भी परजीवी होते हैं, लेकिन इनका जो इनकी जो कोशिका होती है इतनी विकसित नहीं होती है, और ये विकसित होते हैं, लेकिन ये भी परजीवी होते हैं, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हुआ, तो बैक्टीरिया के बारे में हमने आपको पादप जगत के अंतर्गत डिटेल से पढ़ा दिया था, कवक के बारे में पढ़ा दिया था। कवक तो एक कोशिकीय जीव है, जबकि बैक्टीरिया देखा जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है, जिसे हमने डिटेल से समझा दिया था। अब बात हम ये करते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव को हम 2 भागों में बाँटते हैं। बहुकोशिकीय जीव को हम 2 भागों में बाँटते हैं, जिसमें आपने देखा कि जो मेरुरज्जु है, जो मेरुरज्जु है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे की मेरुरज्जु युक्त, मेरुरज्जु विहीन। तो मेरुरज्जु जो विहीन है, इसमें लगभग 8 कैटेगरी आती हैं। 8 कैटेगरी है, इन कैटेगरी को हम एक-एक करके डिटेल से समझेंगे। ये उनकी कोशिका के विकास एवं उसमें परिवर्तन, संरचना, बनावट के आधार पर उनमें निरंतर क्या है विभेद किया गया है। उसमें बहुत प्रकार के जीव हैं, आपने नाम सुना होगा, उसी में एनालिडा का नाम सुना होगा, पॉरीफेरा का नाम सुना होगा, ठीक है, साइलेंटेट्रा का नाम सुना होगा, उसी में आर्थ्रोपोडा का नाम सुना होगा। ये कुछ जो मेरुरज्जु विहीन के जो के अंतर्गत इन जीवों के जो वर्गीकरण किया गया है, उनको मेरुरज्जु विहीन, क्योंकि इनके जो जीव होते हैं इनमें क्या है मेरुरज्जु नहीं पाया जाता है, जिन्हें हम 8 कैटेगरीज में इनके कोशिका के विकास के क्रम की अवस्था में इनको हम रखते हैं। जबकि जबकि मेरुरज्जु युक्त जो जीव होते हैं, मेरुरज्जु युक्त जो जीव होते हैं, ये देखे जाएं तो इनमें क्या है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है वो देखने को मिलती है, और ये काफी संरचना में बड़े होते हैं, संरचना बनावट में बड़े होते हैं। और इनकी एक विशेषता देखी जाए तो इनका सर, धड़ और उधर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, और ये एक दूसरे को सर्वाइव करने में भी सक्षम होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी भी रखते हैं। जबकि मेरुरज्जु विहीन जो जीव होते हैं उसमें 8 कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसमें पहली कैटेगरी को हम समझते हैं, तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, मेरुरज्जु मेरुरज्जु जो विहीन, इसमें हम 8 प्रकार के जीव पढ़ते हैं। पहला है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंतर्गत अगर देखे जाएं तो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो छिद्रनुमा आकृतियों के होते हैं, छिद्रनुमा आकृतियों के होते हैं, जिसमें आपने नाम पढ़ा होगा स्पंज। स्पंज आपका एक जीव देखा हो आपने, ये पॉरीफेरा के अंतर्गत आता है, और ये छिद्रनुमा होता है। ओके, ये छिद्रनुमा होता है, और इसके जो अंदर देखा जाए तो ये खोखला होता है, अंदर खोखला होता है, जिसमें शैवाल पाई जाती है, शैवाल पाई जाती है। और यही शैवाल क्या करती है, इसको इस स्पंज को भोजन देती है, और ये स्पंज क्या करता है, एक प्रकार से इसमें सजीवता देखने को मिलती है। तो काफी एस्पिरेंट इसमें समस्याएं आती हैं कि शैवाल किसके किसके साथ है, मतलब सजीवता करती है। तो शैवाल आपको एक बात याद रखना है, तो आपने लाइकेन नाम सुना होगा, उसमें शैवाल कवक होता है। आपने मूंगा सुना होगा, उसमें शैवाल होती है। आपने स्पंज सुना होगा, उसके साथ शैवाल सजीवता दर्शा। तो शैवाल एक प्रकार से देखी जाए तो इसको पोषक की आवश्यकता होती है। जब इसे पोषक नहीं मिलेगा तो ये किस प्रकार से अपने जो इसके मतलब सजीवता के रूप में अपना जो पार्टनर उसका ठीक है, कोई भी जीव है तो उसको कैसे भोजन करा पाएगी। यही रीजन है कि शैवाल क्षेत्र विशेष के आधार पर कई भागों में विभाजित होती है। जैसे लाइकेन की बात की जाए तो लाइकेन जो होता है वो शैवाल देखने को मिलती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में लाइकेन हो, पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानों में देखने को मिलता है। उसमें जो शैवाल होती है वो कवकनुमा होती है। इसी में आप स्पंज में देख लो, स्पंज देखो तो जलीय एक एक जलीय नुमा देखा जाए तो ये जीव होते हैं, क्योंकि ये जल में ही पाए जाते हैं स्पंज। तो ये शैवाल से क्या करते हैं, अपनी सजीवता दर्शाते हैं, क्योंकि इनको भोजन की आवश्यकता होती है, और शैवाल को क्या ये पोषण प्रदान करते हैं और शैवाल को भोजन देते हैं। तो एक दूसरे पे ये डिपेंडेंसी रखते हैं, और बराबर संरचना के आधार पर अपने को सर्वाइव करते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि जो जो स्पंज है, और स्पंज के अंतर्गत आपने देखा होगा कि इसमें ऊतक नहीं होता है, क्योंकि ये सूक्ष्म शुरुआती जीव होते हैं जो केवल कोशिका से ही बने होते हैं। हम कोशिका की बात कर रहे हैं अभी,
अभी हम किसी प्रकार की ऊतक पे नहीं जा रहे हैं, ना अंग पे जा रहे हैं, ना अंग तंत्र पे जा रहे हैं, केवल हम कोशिका पे बात कर रहे हैं। ये कोशिका की संरचना पे बने बने हैं जो जीव, ठीक है, वो है बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत भी कोशिका के अंतर्गत है। जैसे एक कोशिकीय जीव में कोशिका से बने हैं, उसी प्रकार बहुकोशिकीय के अंतर्गत भी जीव बने हैं। तो उसमें जो स्पंज है ये कोशिका के अंतर्गत ही जीव बना हुआ है, कोशिका के अंतर्गत ही जीव बना है। और ये छिद्रनुमा होता है, इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। और इसी छिद्र से क्या करता है ये मतलब अवशोषित करता है, जल को ग्रहण करता है और उसी में देखा जाए तो पोषणों को ग्रहण करता है। तो स्पंज होता है और ये क्या है स्थायी होते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, स्थायी होते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं चल सकते हैं, स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनका देखा जाए तो मुँह भी नहीं होता है, तो आप समझ सकते हो कि इनके मुँह मुँह नहीं होता है। जब कोशिका की बात कर रहे हैं ना, तो मुँह कहाँ से हो जाएगा? मुँह भी नहीं होता है, उदर, धड़ ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो इनमें केवल छिद्र ही होते हैं और ये छिद्र से क्या करते हैं भोजन को हासिल करते हैं, निरंतर ये प्रयास करते हैं। और ये देखे जाएँ तो इनकी जो बॉडी होती है इसमें छिद्रनुमा पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार के ये जीव होते हैं और इसमें कौन-कौन से जीव आ जाते हैं। जैसे कि अ, सजीवता दर्शाते हैं, इसमें सिर, धड़ कुछ नहीं होता है और ये देखे जाएँ तो ये लवणीय जल में ही पाए जाते हैं, यानी कि ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। तो समझ सकते हो ये लवणीय जल में ही पाए जाते हैं। लवणीय जल यानी कि समुद्र जो होता है, ये समुद्र में ही देखने को मिलते हैं, ये धरातल में नहीं होते हैं। और इसमें मुँह नहीं होता है, उदर नहीं होता है और उदर, धड़, आहार नली भी नहीं होती है। आहार नली भी नहीं होती है, क्योंकि कोशिका पे हम चल रहे हैं ना, कोशिका पे के बने जीव हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि शुरुआती जीव होते हैं कोशिका पे से ही बने होते हैं। इनमें कुछ ये ऐसी अ, कुछ कोशिका से जो मतलब एक ऊतक होता है, वहाँ तक इनका कोई अभी विकास नहीं हुआ है, केवल कोशिका तक है। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि शुरुआती जीव होते हैं। ओके। तो आप ये समझ सकते हो कि जो इसमें आप जो मेरुरज्जु विहीन है, मेरुरज्जु विहीन के अंतर्गत ही हम पॉलीफेरा को पढ़ते हैं। लेकिन एक याद है विशेष यहाँ रखना, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव का एक पूरा एक ग्रुप होता है जिसका नाम है मेटोजोआ। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि जो मेरुरज्जु विहीन है, जो मेरुरज्जु विहीन जीव हैं, तो मेरुरज्जु विहीन जीव को एक ग्रुप होता है। सॉरी, यहाँ देख लेते हैं। जो कोशिका होती है, कोशिका होती है या बहुकोशिकीय जिसे हम बोलते हैं, बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, उसका एक ग्रुप होता है मेटाजोआ। जो मेटाजोआ ग्रुप होता है उसी के दो भाग होते हैं, एक मेरुरज्जु युक्त और एक मेरुरज्जु विहीन। मेरुरज्जु विहीन। तो मेरुरज्जु युक्त और मेरुरज्जु विहीन ये दो प्रकार के मेटाजोआ के भाग होते हैं, जिसके अंतर्गत हम मेरुरज्जु विहीन को समझ रहे हैं, जिसमें हमने एक नंबर 1 पढ़ा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में स्पंज के बारे में समझा। ओके। अब इसी के आगे हम दूसरा पढ़ते हैं सेरेंटेटा। जो सेरेंटेटा जीव हैं ये देखे जाएं तो ये भी कोशिका पे ही निर्भर होते हैं। दूसरा नंबर है सेरेंटेटा। जो सेरेंटेटा जो जीव होते हैं मेरुरज्जु विहीन की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इनमें देखा जाए तो सर थोड़ा होता है, सर इनका एक मूलाभासी होता है, यानी कि सर ऐसा लगता है कि सर है। और इसमें धड़, उदर बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये कोशिका पे भी जीव चल रहे हैं, ये कोशिका पे हैं अभी। ओके। तो इनका धड़, उदर ये कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और ये देखे जाएँ तो जैविक क्रियाएँ थोड़ी होने लगती हैं। इनके अंतर्गत जो जैविक क्रियाएँ हैं, जैसे कि आपने देखा हो कि ये थोड़े बहुत इन जीव में चलायमान भी होते हैं। ओके। और कुछ जीव ऐसे होते हैं इसमें जो चल नहीं पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, जिसके अंतर्गत आपने देखा हो कि हाइड्रा है, जेलीफिश है, ये चलायमान जीव होते हैं। जबकि इसी के अंतर्गत आप देख सकते हो कि सेरेंटेटा होता है। सेरेंटेटा में अगर देखा जाए तो इसके 2 भाग होते हैं। सेरेंटेटा में इसके 2 भाग होते हैं। एक ले सकते हो पॉलिप। पॉलिप में अगर देखा हो आपने मूंगा, जो मूंगा होता है
ये एक प्रकार का देखा जाए तो ये स्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं, ये चलायमान नहीं होते हैं। और मूंगा देखा जाए तो ये भी सजीवता दर्शाता है, किसके साथ? शैवाल के साथ सजीवता दर्शाता है, शैवाल के साथ। वो शैवाल कौन होती है? नीली नीली हरी शैवाल। जो नीली हरी शैवाल होती है उसके साथ सजीवता दर्शाता है। और ये देखे जाएं एक प्रकार से इनकी जो प्रवाल भित्ति जो बनाते हैं, ये क्या करते हैं? प्रवाल भित्ति बनाते हैं, यानी कि एक अ, प्रवालनुमा भित्ति की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे जो किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। और ये क्या करते हैं कि इसका एक मूंगा जैसे ही मरता है तो वो अपशिष्ट, जो मूंगा मरा है उसी अपशिष्ट से दूसरा मूंगा क्या है? उसी में से पैदा हो जाता है। वो अपशिष्ट नुमा ऊपर क्या है? आकृतियां जमती जाती है, फिर वही संरचना निरंतर होती है, वही प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। तो यही प्रवाल भित्तियां क्या है? एक बड़ा स्तर कर लेती हैं, क्योंकि उसमें मूंगा जो मरता है उसी में एक मूंगा पैदा होता है, तब उसमें एक मर जाता है। वही मरा हुआ मूंगा एक प्रवालनुमा भित्ति बनाता जाता है, प्रवालनुमा भित्ति बनाते जाते हैं। तो ऐसे उनकी पूरी संरचना बन जाती है, उसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति। और ये मूंगा जो होता है ये शैवाल को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। वहां पर जो भी पोषण पाए जाते हैं, समुद्र के जो प्रवाल भित्तियां होती है उसमें जो पोषण पाया जाता है, जैसे कि आपने देखा हो अवशेष हैं और जैविक मतलब कि बहुत सारे अवसाद जाते हैं वहां से, क्या करते हैं? ये कोशिश करते हैं, लेकिन अवसाद के सप्ताह इन पे ज्यादा अवसाद होने की वजह से इम्पैक्ट भी पड़ जाता है, इनके मुंह बंद हो जाते हैं। तो ये फिर देखा जाए तो इनका विरंजन स्टार्ट हो जाता है। तो हालाँकि कि ये होता है कि जो मूंगा है वो स्वच्छ जल में ही रहते हैं और ज़्यादा गहराई में नहीं रहते हैं। समान तापमान मतलब एक समान तापमान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो मूंगा होता है वो क्या करता है? नीली हरी शैवाल को पोषण का प्रदान करता है, और यही नीली हरी शैवाल जो होती है उसे क्या है? भोजन देती है। तो ये एक दूसरे पे क्या करते हैं? ये डिपेंड होते हैं। तो इस प्रकार समझ सकते हो कि मूंगा जो है वो स्थायी होता है, और ये किसकी कैटेगरी में आता है? सेरेंटेटा। ओके, सेरेंटेटा देखा जाए तो ये भी एक कोशिकी से ही बने होते हैं। ये भी कोशिकी ही जीव होते हैं, जो इनके अंतर्गत देखा जाए तो ऊतक तो मिल जाता है, ऊतक देखने को मिल जाता है। ओके, ये ऊतक देखने को मिल जाता है, और हालांकि इनको हम कोशिका बहुकोशिकीय की कोशिका स्तर पे ही काम करते हैं, लेकिन बात यह है इनमें ऊतक देखने को मिल जाता है, लेकिन ऊतक का कोई ज्यादा विकास नहीं होता है, ना धड़ उधर कुछ नहीं होता है। सर होता है, लेकिन सर एक मूलाभास में होता है, ऐसा लगता है कि सर है और लिखता है कि सर नहीं है। तो इस प्रकार से सेरेंटेटा अंतर्गत जो जीव आते हैं उनको हम समझ सकते हैं। इसी में अगर आप देखते हैं कि जो दूसरा कैटेगरी इसी में आती है, एक जैसे पॉलिप हुआ तो दूसरा है मेडुसा। जो मेडुसा कैटेगरी है, आप समझ सकते हो, जो मेडुसा कैटेगरी है, ये जो जीव होते हैं, ये जीव होते हैं, ये चलायमान होते हैं, इसी कैटेगरी के अंतर्गत हैं सेरेंटेटा, और ये जीव चलायमान होते हैं। और इसमें आपने नाम सुना होगा हाइड्रा, हाइड्रा, जेलीफिश, जेलफिश या जेलीफिश, ये जो जीव होते हैं, ये जीव देखे जाएं तो ये चलायमान होते हैं। ओके, तो ये देखे जाएं तो इनकी जो एज होती है सबसे ज्यादा होती है, इनकी एज देखा जाए तो बहुत ज्यादा होती है, और ये लंबे समय तक अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं, बहुत लंबे समय तक ये जीवन को सर्वाइव करते हैं। जिसमें आपने जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है। तो हाइड्रा की अगर बात की जाए तो हाइड्रा एक प्रकार से इसकी एक अलग ही विशेषता होती है। हाइड्रा में आपने देखा हो एक विधि पाई जाती है जिसका नाम है मुकुलन विधि। मुकुलन, जो मुकुलन विधि है एक्चुअली में ये विधि एक प्रकार की देखी जाए तो ये स्वयं को जीव को उत्पाद करने में प्रमुख होती है। यानी कि ये क्या करते हैं कि स्वयं में स्वयं में जीव का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि इनकी जो निषेचन क्रिया होती है स्वयं में ही होती है, इनके अंतर्गत ही होती है, और ये स्वयं में ये जीव को क्या कर लेते हैं? पैदा कर लेते हैं। इनको बोलते हैं मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि का अर्थ यही है कि ये जो जीव होते हैं ये जीव खुद से ही उत्पन्न कर लेते हैं, और ये सबसे अधिक एज के पाए जाते हैं। ओके, जो नए जीव उत्पन्न होते हैं उनको नाम हम ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट नाम से इनके नए जीव होते हैं, जैसे वो विकास करते हैं फिर उनको हाइड्रा बोलते हैं। तो इस प्रकार समझ सकते हो कि हाइड्रा की एक अलग ही विशेषता होती है। ओके, और इनका देखा जाए तो हाइड्रा जो होते हैं इनमें थोड़ा सा देखने को मिल जाता है, इनका जो होता है सिर देखने को मिल जाता है, और ये देखा जाए लेकिन स्पष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये शरीर से अंकुर बनाते हैं।
ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि ये जीव जो होते हैं इनकी अलग ही विशेषता होती है, जिसमें आपने देखा हाइड्रा हुआ, जेलीफिश हुआ, इसी में मूंगा हुआ, तो ये कुछ जीव होते हैं, आप इनको नोट डाउन करते रहिए ताकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हो कि सेरेंटेटा अंतर्गत कौन-कौन से जीव आते हैं, उनकी क्या विशेषताएँ होती हैं। तो अगले अगर हम जीव की बात करें, अगले अगर देखा जाए मेरुरज्जु बीन के अंतर्गत जो अ, इनके विकास का क्रम है, जैसे कि सबसे पहले मैंने जो पॉलीफेरा पढ़ा, वो सबसे पहले मेरुरज्जु बीन के अंतर्गत विकास की स्टार्टिंग कड़ी होती है। फिर आगे जैसे चलते हैं, तो सेरेंटेटा आता है, फिर इसके और आगे जैसे बढ़ते हैं, तो उसमें आता है प्लेटी हेलमिन्थी। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पर जीव आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। आप लिख सकते हो सकता है ये शब्द गलत लिखा हो, हालांकि कि इसी से जुड़ा जुड़ा शब्द है, प्लेटीहेल्मिन्थीज ही बोलते हैं हम। तो इसके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? इसमें अगर आप देख सकते हो तो इनका देखा जाए तो सर तो होता है, लेकिन सर इसमें होता है, स्पष्ट रूप से सर होता है, तो सर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उदर और धड़ ये स्पष्ट नहीं होता है, ये कैसा होता है, मिक्स होता है। मतलब सर और उदर जो होता है वो मिक्स होता है, आप पहचान नहीं कर पाओगे उदर कहाँ है, धड़ कहाँ है। दोनों का मिक्स होता है, लेकिन सर आपको स्पष्ट इसमें दिखाई देता है। और ये कोशिका से किसमें आ जाते हैं, अब ऊतक में आ जाते हैं। तो ऊतक देखा जाए जब सर है तो सर ऊतकों से ही मिलकर बनता है। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आप देखा हो जो फीताकृमि है, फीताकृमि आपने देखा हो, यानी कि फीतानुमा जीव होता है फीताकृमि। इसकी अगर बात की जाए तो ये चपटी होती है, एक प्रकार की चपटी होती है, जैसे फीता नहीं चपटा होता है, उसी प्रकार की चपटी होती है। और ये देखा जाए तो सूअर में पाई जाती है, सूअर में देखने को मिलती है। और जब कोई ये सूअर खाता है तो उसके पेट में भी चली जाती है। जैसे मनुष्य काफ़ी होते हैं जो सूअर खाते हैं, तो क्योंकि ये ऑलरेडी सूअर के पेट में पाई जाती है, फीताकृमि पाई जाती है, उनकी आंत में पाई जाती है। तो ये जब कोई सूअर खाता है तो उसके व्यक्ति होते हैं या पर्सन कोई भी खाता है तो उसके पेट में चली जाती है, तो वहाँ भी उसको फीताकृमि रोग हो जाता है। तो इससे कौन-सा रोग होता है? फीताकृमि से फीताकृमि रोग। और इससे हो सकता है जान भी जा सकती है, अगर आंतों में अगर ये चिपक जाती है फीताकृमि, तो वहाँ की जो आंतें होती हैं वो काम नहीं कर पाती हैं, खून का संचालन नियंत्रण नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये फीताकृमि रोग होता है और उनको मृत्यु भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सुअर का लाभदायक ही हो, ठीक है? तो उसमें इससे काफ़ी एक विपरीत नुकसान है, काफ़ी बहुत सारे इसमें देख सकते हो आप किस प्रकार से नुकसान होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का देखा जाए तो परजीवी है, क्योंकि जो मेरुरज्जु विहीन जीव होते हैं वो एक प्रकार के परजीवी ही होते हैं, सभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम जिसे बोले जैसे मूंगा था, हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था सेरेंटेटा के अंतर्गत जो मूंगा है वो भी परजीवी है। और उसी के अंतर्गत है हाइड्रा है, जेलीफिश है, ये भी क्या है, एक परजीवी जीव है। ओके, इसी प्रकार से फीताकृमि जीव कैसा है, ये भी एक प्रकार का परजीवी है, यानी कि परजीवी का अर्थ यही है कि स्वयं भोजन न बनाकर दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो फीताकृमि के बारे में आपने इतना समझ लिया। इसी के अंतर्गत आपने देखा हो एक गोंच, गोंच आपने देखी हो, जो गोंच होती है, गोंच आपने देखी हो कि ये जो आपने देखा हो जब बारिश होती है सड़कों पे, आपने देखा हो काली नुमा मतलब चिकनी इसकी मोम नुमा ऊपर परत होती है, तो ये चलती हैं, ठीक है? ये कैसे हैं, चलती हैं। तो आपने देखा हो कि ये बिल्कुल एक प्रकार से अगर गोंच जो होती हैं, आपने देखा हो कि अगर जैसे कि इन पे हम अगर क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। अगर हम नमक डाल देते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना सारा पानी छोड़ देती हैं और ये मर भी जाती हैं। तो लगभग 80% इनके में क्या पाया जाता है, जल ही जल पाया जाता है। ओके, जबकि मनुष्य के खून में देखा जाए तो मनुष्य शरीर का होता है 75% बना होता है, और ये गोंच होते हैं उनका 80% मतलब पूरा जल से ही बनी होती हैं। आप समझ सकते हो, अगर इन पे नमक डालते हैं तो पूरा पानी निचुड़ जाता है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखा हो सड़कों पे घूमती है। इसी के अंतर्गत आपने देखा हो कि ये अ, और देख सकते हैं कि इनको हम अंग की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाए ऊतक से अंग बन जाता है। आपने जैसे पढ़ा होगा
कि जो कोशिका होती है, कोशिका से मिलकर क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से मिलकर क्या बनता है? ऊतक से मिलकर अंग बनता है। ओके, और ये अंग से मिलकर क्या बनता है? अंग तंत्र में अंग तंत्र बनता है। तो इस प्रकार से जो हमारे शरीर में संरचना में जो अंग तंत्र पाए जाते हैं, उत्सर्जन तंत्र है, इसी श्वसन तंत्र है, प्रसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, ऐसे अपने कंकाल तंत्र है। इतने तंत्र जो पढ़े हैं हम बायोलॉजी में स्पष्ट रूप से एक-एक करके समझाएंगे। लेकिन इसमें आप समझ सकते हो कि जैसे-जैसे जीवों का विकास हो रहा है, तो उसमें जो कोशिका है उसका भी तो विकास हो रहा है। तो जैसे शुरुआती जीव थे उसमें था कोशिका से बने थे, दूसरे जीव आए उसमें थोड़ा ऊतक आने लगा, तो तीसरे जो पैरेंट जो प्लेटीहेल्मिन्थ जीव आए हैं इसमें आपने देखा कि यहाँ पे अंग देखने को मिला। तो गौच क्या है? एक अंग है, एक अंग से बनी हुई है गौच। इसी में जो फीताकृमि है वो अंग से बनी हुई है, ये एक प्रकार के परजीवी होते हैं। ओके, तो इतना आप समझ सकते हो। अगर गौच अगर जैसे खा लेता है कोई व्यक्ति तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो बहुत सारे रोग देखने को मिल जाते हैं। तो ये विशेष याद रखें। और ये क्या करते हैं? आहार से भोजन करते हैं। इनके में आहार पाई जाती है, जो भी ये जीव होते हैं इनमें आहार देखने को मिलती है और आहार से क्या करते हैं? ये भोजन करते हैं। हम अलग से नोट्स नहीं बनवाते हैं, लेकिन आप क्या करते रहिए, नोट्स साथ-साथ में आप बनाते रहिए और जैसे हम लिखाते हैं तो उस हिसाब से आप अपना नोट डाउन करते रहिए। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इनके जो जीव होते हैं इनमें पराशरण क्रिया होती है, जैसा कि मैंने बताया गौच में देखा हो पानी छूट जाता है तो उनका पराशरण क्रिया है। तो पराशरण क्रिया से क्या करते हैं? उनका पानी है वो छन-छन के सब निकल जाता है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और देखा जाए तो इनका उत्सर्जन तंत्र होता है वो इतना विकसित नहीं होता है, ना ही किडनी होती है, लेकिन ये उत्सर्जन जो इनके अंतर्गत एक चीज़ ज़रूर पाया जाता है, फ्लोएम। फ्लोएम आपने जैसे कि हमने पेड़-पौधों में आपको एक बार फ्लोएम के बारे में बताया था कि फ्लोएम क्या करते हैं कि जो कोई कोई पेड़ है, ओके, कोई पेड़ है, अगर ये पेड़ों में देखा जाए तो ये जड़ों के माध्यम से जाइलम है और यहाँ स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो फ्लोएम होता है यहाँ से भोजन का क्या करते हैं, मतलब कि पोषण यहाँ पे जो जीवाणु हैं, कवक हैं, पोषण इसको प्रदान करते हैं। तो यही पोषण जब जाता है ऊपर से इनको भोजन स्टोमेटा क्या करते हैं, भोजन का निर्माण कर लेते हैं। यही भोजन जब क्या करते हैं रात में क्या होता है, श्वसन के माध्यम से जब भोजन दहन होता है, तो दहन करते हैं तो इन भोजन को जो फ्लोएम है वो क्या करते हैं, पूरे बॉडी या संरचना में क्या करते हैं वो ऐसे फैला देते हैं, यानी कि पूरी संरचना में इसको क्या कर देते हैं, मतलब कि फैला देते हैं, यानी कि पूरा अ, जिसे कहते हैं फैलाव कहते हैं। इसे इस प्रकार से पूरे पूरे शरीर में एक प्रकार से तंत्र की नुमा से इनके भोजन प्रदान हो जाता है, जिसे कैसे क्या कहते हैं, फ्लोएम, यानी कि ये फ्लोएम एक प्रक्रिया होती है जो भोजन को पूर्ण रूप से हर अंग तक पहुंचाने का प्रयास करती है। उसी प्रकार ये जो जीव होते हैं, जो मैंने बताया, जो जीव होते हैं प्लेटी हेलमिन्थीज हेलमन एक मिनट हेलमिन्थीज, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो जीव होते हैं इसमें भी देखा जाए जैसे सॉरी वैसे फीताकृमि है, इसी में आप देख लो गौच है। तो ये जो जीव हैं इन जीव में फ्लोएम पाया जाता है और ये क्या करते हैं, ये फ्लोएम के माध्यम से क्या करते हैं, ये मतलब अक्षय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, यानी कि अक्षय पदार्थ क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं फ्लोएम के माध्यम से, क्योंकि फ्लोएम एक प्रकार की कोशिका ही होती है। इस फ्लोएम कोशिका के माध्यम से ये क्या करते हैं, अक्षय पदार्थ जो होता है उसका उत्सर्जित करते हैं। तो लेकिन ये उत्सर्जन तंत्र विकसित नहीं होता है, विकसित होता है, लेकिन जो फ्लोएम कोशिका होती है उसके माध्यम से ये उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ओके, तो इतना आप समझ सकते हो कि इसके अंतर्गत क्या-क्या होता है, किडनी नहीं होती है। ओके, तो ये समझ सकते हो कुछ जीव होते हैं इसमें, जैसे गौच हुआ, फीताकृमि हुई। तो ये कुछ जीव आते हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, अब हम चौथा पढ़ते हैं इसी में। चौथा आता है एस्केमिलिन्थीज। चौथे जीव आते हैं इसी में मेरुरज्जु बेल के अंतर्गत एस्केमिलिन्थीज। एस्केमिलिन्थीज, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। जो एस्केलेमिन्थीज है ये एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं अनुप्रस्थ काठनुमा। अनुप्रस्थ काठनुमा आपने देखे हो, गोल गोल इस प्रकार से आपने देखा हो जो ऐसे, यानी कि इनकी जो आकृति है ये अनुप्रस्थ है। अगर यहाँ से कट कर देते हैं
तो ये गोल हैं, जबकि इसके विपरीत कौन से फीताकृमि कैसा था, चपटा था, ये गोल है। तो जैसे काट देते हैं तो इनकी गोलनुमा, जैसे गोलनुमा मतलब एक लकड़ी होती है गोल, तो उसनुमा ये जीव होते हैं, इसको बोलते हैं अनप्रस्थ काष्ठ। जो अनप्रस्थ काष्ठनुमा एक ये जीव होते हैं। तो समझ सकते हो कि ये जीव जो हैं इनमें क्या गुणधर्म पाए जाते हैं, क्या विशेषता पाई जाती है। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये जो जीव होते हैं ये पिंबोम होते हैं, यानी कि इनकी पीठ में क्या होते हैं, कीड़े हैं, कीड़े नुमा मतलब इनके पेटों में होते हैं। और इनको आप जैसे देख सकते हो कि ये एक प्रकार के परजीवी ही होते हैं। तो ये भी जीव जो होते हैं वो परजीवी ही होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये जो भी मेरुरज्जु विहीन जीव हैं एक प्रकार के परजीवी ही हैं। ओके, तो इनमें आप देख सकते हो अनुप्रस्थ काट में, इसमें आप ये जीव जो होते हैं गोल कृमि जो जीव होता है अनुप्रस्थ काटनुमा एक जीव होता है, जो कि देखा जाए तो ये जल में ही पाए जाते हैं। ओके, ये जल में ही पाए जाते हैं। इसमें आपने और नाम सुना होगा, बुचेलिया है, जैसे गोल कृमि है, बुचेलिया है, गोल कृमि है, बुचेलिया है। ओके, ये क्या है कि इसमें देखा जाए तो एस्क्रीड बॉम्ब एक नाम जीव है, एस्क्रीड बॉम्ब। इनके देखे जाए तो ये पिनबॉम पाए जाते हैं, पिनबॉम पाए जाते हैं, जो इनके पेट में क्या होते हैं, जीव होते हैं। इनके पेट में क्या होते हैं, एक प्रकार के पेट में इनके कीड़े होते हैं, और उसी कीड़े को ये क्या करते हैं, खा के अपना पेट को सर्वाइव करते हैं। तो इस प्रकार समझ सकते हो कि ये एक प्रकार के परजीवी जीव होते हैं, और ये किस प्रकार से इनके अंदर जो बॉम्ब पिन बॉम्ब पाया जाता है, तो पेट में जो कीड़े होते हैं उनको ये खाने में सक्षम होते हैं। तो एस्केलेमिथीज में देखा जाए तो हाँ, इसमें सर तो होता ही है, और देख सकते हो ऊतक है, सर है, सर, उदर है, ओके, उदर और धड़। ये देखा जाए तो ये दिखने लगता है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता है ये भी, लेकिन उदर जो धड़ है ये दिखने लगता है, पहचान कर सकते हो कि सर है, उदर है, धड़ है, लेकिन स्पष्ट देखने में नहीं आता है। इनके अंतर्गत ये जीव आते हैं जो आपको हमने बता दिए। अब हम बात करते हैं एनालीडा की। एनालीडा जो जीव हैं इसके अंतर्गत आपने देखे हो कुछ ऐसे जीव आते हैं जिसमें अंग तंत्र पाया जाता है। एनालीडा ये भी मेरुरज्जु बीन की कैटेगरी का एक कैटेगरी के अंतर्गत हम रखते हैं एनालीडा को। ये कोशिका के विकास का क्रम है। अब आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई कोशिका है, कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक, ऊतक से मिलकर क्या बनता है, अंग, और अंग से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र। तो हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, अंग तंत्र तक पहुंच गए हैं। तो अंग तंत्र किसमें पाया जाता है, एनालीडा। एनालीडा में अंग तंत्र देखने को मिलता है, और जिसमें श्वसन तंत्र हुआ, इसी में देखा जाए परिसंचरण तंत्र है, इसी में आप देख सकते हो कि उत्सर्जन तंत्र है, ये देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पर्याप्त रूप से काम नहीं करते हैं। जैसे कि परिसंचरण तंत्र हुआ, तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये बंद रहता है, ये बंद रहता है। जैसे आप जानते हो कि हाँ, मनुष्य में क्या धमनियां पाई जाती हैं, धमनियों के माध्यम से शुद्ध रक्त जाता है, और नलिकाओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त होता है। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, ये बंद रहता है। शुद्ध अशुद्ध रक्त जो होता है इन्हीं में ही देखने को मिल जाता है। और ये देखे जाएं तो इनके अंतर्गत देखे हो आपने जो जीव होते हैं, जैसे केंचुआ हुआ, एक लिख सकते हो केंचुआ। केंचुआ बहुकोशिकीय जीव है, ये विशेष याद रखना। मैंने एक जगह थोड़ा गलती कर दी थी, पादप बताया है, वहाँ केंचुआ को मैंने एक कोशिकी बता दिया था, थोड़ा मिस्टेक है। एक प्रकार का ये बहुकोशिकीय जीव होता है, जो एनालिडा की कैटेगरी के अंतर्गत को रखा गया है। और ये केंचुआ आपने देखा हो तो इनकी जो नीचे की एक परत पाई जाती है, नीचे आपने देखा हो, उससे बोलते हैं काइटिन। काइटिन होती है, ये क्या है, घिस घिस कर चलते हैं, खिसक खिसक कर।
खिसक खिसक कर चलते हैं। जैसे छिपकली देखी हो आपने, छिपकली आपने देखी है जिसके पंजे होते हैं स्पंजनुमा, यानी कि स्पंदन नुमा एक पंजे होते हैं स्पंदनुमा, जो उसमें देखा जाए तो काइटिन पाई जाती है। ये क्या होती है, एक प्रकार से मतलब अ, मतलब चुंबकनुमा होती है, जो दो अ, मतलब कि संरचना के बीच में ये क्या करती है, एक प्रकार की मजबूती प्रदान कर देती है। जैसे कि जब चलते हैं, या छिपकली आपने देखी हो जब चलती है दीवारों पर, तो वो गिरती नहीं है, चाहे कैसी भी हो, वो सीधी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, कैसी भी करके चिपक के चल सकती है, लेकिन वो गिरती नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं गिरती, रीजन उसमें यही है कि उसकी जो पेट होता है, उसके उधर पेट धड़ है, उसमें क्या पाया जाता है, काइटिनुमा उसकी संरचना मतलब पाई जाती है, जिसकी वजह से वो कठोरता प्रदान कर लेती हैं। इसी प्रकार जो केंचुआ हुआ, सर्प हुए आपने देखे हो, उसमें काइटिन पाया जाता है, जिसे ऐसे घिस-घिस कर चलते हैं। तो समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये जीव होते हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए जो केंचुआ होता है, केंचुआ में जो उत्सर्जन होता है, केंचुआ में उत्सर्जन होता है, वो उत्सर्जन किससे होता है, वो होता है नेफिडिया। नेफिडिया आपने नाम सुना हो, एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार। नेफिडिया जो देखा जाए, जो केंचुआ होता है उसमें देखने को मिलता है, और नेफिडिया के माध्यम से ही केंचुआ क्या करता है, जो उत्सर्जी पदार्थ है उसे बाहर करता है। और देखे जाए तो इनकी जो आकृति होती है नीचे काइटिन से बनी होती है, सेटी से बनी होती है, तो इसमें देखा जाए एनस, ओके, देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ देखा जाए जो इनका शोषण होता है, जो शोषण किसके माध्यम से होता है, वो होता है त्वचा के माध्यम से। नाक के माध्यम से नहीं होता है इनका शोषण, त्वचा के माध्यम से करते हैं ये शोषण। ओके, और इसी में आप देख सकते हो कि जो उत्सर्जन तंत्र है, इसमें किडनी देखने को मिल जाती है। किडनी, जो किडनी होती है वो इसमें इन जीवों में देखने को मिल जाती है, एनालिडा के अंतर्गत। और ये विभक्त हो सकते हैं, मतलब ये रेखीय लंबे आकार के होते हैं, और अगर जैसे इनको हम बीच से काटते हैं, जैसे इस प्रकार से ये लंबे होते हैं, और इसे हम अगर जैसे बीच से काट देते हैं, तब भी ये चलने में सक्षम है। अगर हम बीच से काटते हैं तो फिर भी ये चलने में सक्षम है। जैसे इधर से चलने लगा, इसके बाद इसको थोड़ा इधर से अगर आप फोर्स करते हो तो ये पीछे इधर से चलने लगता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से देखे हो अपने जीव, तो ये जीव क्या होते हैं, रेखीय गति का अनुगमन करते हैं, और ये एक प्रकार से देखा जाए तो आगे बढ़ते हैं और पीछे से सिकुड़ते हैं। जैसे आगे इस प्रकार से चलते हैं तो ये हिस्सा जो होता है ये सिकुड़ा लेते हैं इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये वाला हिस्सा है यहाँ सिकुड़ा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जीव है जो चलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये जीवों का जो चलन होता है वो एक प्रकार से देखा जाए सिकुड़न नुमा होता है, और ये एनालिडा की श्रेणी के अंतर्गत जीव आते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या पूछा जाएगा इसमें। तो आज का जो लेक्चर था हमारा इतना ही। कल के लेक्चर में हम आर्थ्रोपोडा के बारे में समझेंगे। जो आर्थ्रोपोडा है जीव, उसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, और वो किस प्रकार से मतलब कि सब पृथ्वी में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। आज के लिए ही इतना ही, कल फिर से पढ़ते हैं। ओके, चल।